हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। लास्ट हमने जहां तक किया था उसके बाद की चीज़ों को हम करते हैं कंटिन्यू। और अभी इस यूनिट के अंदर बच्चे हमें तीसरी चीज़ पढ़नी है, जनरल्स ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान के सामान्यीकरण, यानी कुछ ऐसे इफेक्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कोई भी रिएक्शन हम पढ़ते हैं तो रिएक्शन के अंदर अपने आप से होते रहते हैं बच्चे। अलका तिवारी, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। आज भी बच्चे कम हैं, शायद अभी दिवाली की जो भावनाएं हैं वो निकली नहीं होंगी, अभी उसी में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चे हम शुरू करते हैं अपने जनरल्स ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत। आज हमें किस चीज़ को पढ़ना है। कुछ इफेक्ट बच्चे हमारे द्वारा पढ़े जाएंगे, कुछ प्रभाव हमारे द्वारा पढ़े जाएंगे। और उन इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला इफेक्ट हमारे पास क्या रहेगा। पहले तो हम देखो, आप सभी ने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है बच्चे, बॉन्डिंग वाला जब आपने यूनिट पढ़ा था तो कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था आपने। अभी हम क्या करेंगे, उस कोवलेंट बॉन्ड की फिजन के ऊपर पहले चर्चा करेंगे। फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक सहसंयोजक बंध सहसंयोजक बंध का टूटना बच्चे, सहसंयोजक बंध का टूटना। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है बच्चे, उसका वो टूटने के तरीके के बारे में बात हो रही है। एक तो होता है हेट्रोलाइटिक और एक होता है बच्चे होमोलाइटिक। दो प्रकार से कोवलेंट बॉन्ड आपका टूटता है। हेट्रोलाइटिक और एक असर हमारा होमोलाइटिक। ये असमान तरीके से टूटता है और ये समान तरीके से टूटता है। देखो, हेट्रोलाइटिक तरीके से जब हमारा बॉन्ड टूटता है बच्चे, तो प्रॉपर्टीज का बंटवारा बराबर नहीं होता है। प्रॉपर्टीज का बंटवारा बराबर नहीं होता। अच्छा बताओ, कब टूट सकता है ऐसे, कब टूट सकता है। ठीक है बच्चे, मैंने कहा कि भाई जब भी हमारा ऐसे टूटेगा। प्रेम मौर्य, वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने कहा भी हेट्रोलाइटिक तरीके से जब टूटता है तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का बंटवारा बंटवारा समान, प्रॉपर्टी का बंटवारा समान नहीं होता है बच्चे। और होमोलाइटिक का मतलब जब बॉन्ड टूटेगा तो प्रॉपर्टी का बंटवारा समान होगा। मतलब क्या है, देखो भाई, जिन भी दो एटम्स के बीच में ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, अब मान लो वो केमिकल आपका टूट जाता है, तो टूटेगा तो बॉन्ड कैसे बना हुआ था। बॉन्ड बना हुआ था साझा होने से। जैसे मान लीजिए भाई, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। मैं अगर शॉर्ट में यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा कि भाई ये मान लीजिए आपका, जैसे H2O का एग्जाम्पल से मैं बात करूं तो कैसे बना था। हाइड्रोजन के पास में जो इलेक्ट्रॉन थे और ऑक्सीजन के पास थे, इन्होंने आपस में दो इलेक्ट्रॉन साझा किए थे, इसने भी साझा किए थे। H2O जब बना था तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ था, साझा होने से जो बॉन्ड बनता है उसी को तो प्यारे बच्चे कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। समझ में आई बात। तो
तो ये कोवलेंट बॉन्ड साझा, मैंने कहा बॉन्ड डिसोसिएट होगा, तो बॉन्ड ठीक है भाई, मैंने कहा कि प्रॉपर्टी का बंटवारा जो है कैसे होगा। अब मान लो ये बॉन्ड टूट गया, दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होगी, अगर दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान होगी, विद्युत ऋणात्मकता समान होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को दोनों एक समान रूप से खींच पाएंगे। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो, आप अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ चुके हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की शक्ति। अगर इन दोनों की शक्ति समान है तो जब बॉन्ड टूटेगा ना, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना लेके चले जाएंगे, बराबर बंटवारा हो जाता है। लेकिन अगर मान लो जैसे आप जानते हो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब ज्यादा टेंडेंसी है, तो बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन है ना खींच के अपनी तरफ ले लेगा दोनों को, हाइड्रोजन को छोड़ देगा अकेला, मतलब अब बंटवारा एक समान नहीं हुआ। तो यही चीज यहाँ है कि बॉन्ड दो तरह से टूट सकता है, या तो हेटेरोलाइटिक तरीके से या होमोलाइटिक। हेटेरोलाइटिक मतलब असमान, असमान का मतलब होता है जब एक एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो क्या होता है मेरे भाई, दो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ले जाता है, यानी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को चुरा लेता है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन का बंटवारा समान होता है, यहां पर दोनों के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन बांट दिया जाता है मेरे भाई। अब एक एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन चुरा ले गया तो जो लेके गया है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जिससे लिए गए हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बन जाएंगे, मतलब वो आपका पोलर कंपाउंड बनेगा, यानी वो आपका ध्रुवीय यौगिक बनता है, उस पर ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, पोल्स बन जाते हैं। और ये कैसा होता है, ये नॉन पोलर होता है, अध्रुवीय। यहां पर जो बंटवारा होगा तो जो एटम्स उनके पास में कोई चार्ज नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई चार्ज नहीं आएगा। यहां पर कैटायन और एनायन उत्पन्न होते हैं, मतलब मान लो ए और बी है, इन दोनों ने मिलके बॉन्ड बना रखा है, जब बॉन्ड टूटा तो ए के ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन थे वो बी ले गया, तो फिर इसके ऊपर जिसने दिए हैं वो पॉजिटिव, जिसने लिए हैं निगेटिव चार्ज आ गया, मतलब ये निगेटिव और पॉजिटिव पोल्स बन जाते, तो पोलर कंपाउंड बनता है। और पोलर कंपाउंड मतलब जिसमें चार्ज बने हुए हैं, वो आपका सोल्यूबल भी ऐसे मटेरियल में होता है जो पहले से पोलर है ना। तो मेरे भाई एग्जाम में कई बार ऐसे ही बोल देते हैं कि हेटेरोलाइटिक जो आपके कोवलेंट बॉन्ड का डिसोसिएशन है, वहां पे कैसे आपके पास में एलिमेंट उत्पन्न होते हैं चार्ज वाले, मतलब एक कैटायन उत्पन्न होता है और एक एनायन उत्पन्न होता है। जब भी बॉन्ड का बंटवारा हेटेरोलाइटिक तरीके से होता है तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज उत्पन्न होते हैं, और यहाँ पर बच्चे नॉन पोलर उत्पन्न होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मान लो ये ए है, ये बी है, और जब बॉन्ड का बंटवारा एक समान हुआ तो एक इसके पास गया, एक इसके पास, तो मेरे भाई ये जो उत्पन्न हुई ना चीज, इनको आप लोग क्या बोल सकते हो, इनको हम लोग न्यूट्रल बोल दो, या फिर मेरे भाई इनको फ्री रेडिकल कहा जाता है। फ्री रेडिकल शब्द ध्यान रखना आगे अभी हम आगे जब इफेक्ट पढ़ेंगे तो बार बार इस शब्द का यूज होगा मेरे भाई, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल शब्द का बार बार यूज होगा। तो फ्री रेडिकल का मतलब यही है जिसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है, तो फ्री रेडिकल उत्पन्न होते हैं इसके अंदर। और हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे फ्री रेडिकल घूमते हैं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग करने से या अननेसेसरी चीजें खाने से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे फ्री रेडिकल उत्पन्न होते हैं। और फ्री रेडिकल क्या न्यूट्रल होते हैं, तो किसी के साथ जुड़ते नहीं है, तो बॉडी में घूमते रहते हैं और हमारी बॉडी के जो दैनिक फंक्शन है उनको रोकते हैं, इसलिए बहुत नुकसानदायक होते हैं हमारे शरीर के लिए। ओके सर, ये तो हो गई सर बात आप सभी की कि बॉन्ड टूटेगा तो दो तरीके, या तो बॉन्ड टूटने के बाद में ऐसे कैटायन एनायन बनेंगे या फिर न्यूट्रल आपके चार्ज बनता है। अब मेरे भाई हमारे पास में अब दूसरी बात जो आपको सीखनी है, जनरल्स ऑफ केमिस्ट्री मतलब आपको बेसिक सारी बातें सीखनी है,
कहने को बेसिक हैं, केमिस्ट्री के लिए बेसिक है, लेकिन हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। दूसरी बात है, अब हमारे जो केमिस्ट्री के केमिकल्स होते हैं ना, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो उनके ऊपर अटैक करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल आते हैं। मतलब आपके पास में पहले से कोई केमिकल है, उसके ऊपर अटैक करने के लिए दूसरा केमिकल आया, तो वो अटैक करने वाले केमिकल कितनी प्रकार के हो सकते हैं? तो इस आधार पे हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ अटैकिंग reagents, टाइप्स ऑफ अटैकिंग reagents, आक्रमण करने वाले अभिकर्मक। ठीक है, आक्रमण करने वाले अभिकर्मक मेरे भाई दो प्रकार के हो सकते हैं सर ये। ठीक है, एक होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही, और एक होते हैं न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक स्नेही। दो प्रकार के मेरे भाई रिएजेंट होते हैं, नाम से ही वैसे डेफिनेशन क्लियर हो गई है। स्नेही मतलब लगाव रखते हो यानी इलेक्ट्रॉन के प्रति, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। हमारा कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उसके ऊपर अटैक करने के लिए कोई दूसरा केमिकल आया, अगर वो इलेक्ट्रॉन लविंग है, यानी इलेक्ट्रॉन से अगर वो लगाव रखता है, तो भाई उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक। और इलेक्ट्रॉन से लगाव कौन रखेगा? जो पॉजिटिवली चार्ज होगा। यानी ये पॉजिटिव चार्ज वाले कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ स्पीसीज होती हैं जिनको इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं, जैसे H पॉजिटिव, Cl निगेटिव, H पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, कोई भी हो सकता है। ये मोस्टली आपको पॉजिटिव चार्ज वाले मिलेंगे। C2H5 पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, और भी लिख सकते हो C2H5 पॉजिटिव, Br पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव वाले जो चार्ज वाले आयंस होते हैं उनको इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं। इन शब्दों का यूज होगा आगे जब आप हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे ना। अभी तो आप सम बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इसके बाद हाइड्रोकार्बन तो हमारी यूनिट शुरू होगी, इसके जस्ट जैसे ये खत्म होगी तब शुरू होगी, तब इन शब्दों के यूज आएंगे। अभी जो पढ़ रहे हो ना, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, बार बार इन शब्दों के यूज आएंगे फिर आगे। ओके सर, एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको। ओके सर, फिर उसके बाद में दूसरे वाले, यानी ये जो न्यूक्लियोफिलिक मैंने कहा, ये पॉजिटिव चार्ज लविंग, धनात्मक आवेश से लगाव रखने वाले मेरे भाई, धनात्मक आवेश से लगाव रखने वाले जो स्पीसीज होते हैं ना, वो आपके बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं न्यूक्लियोफाइल में। इसमें धनात्मक की तरफ कौन लगाव रखेगा? जो निगेटिवली चार्ज होगा, जिन पे ऋणात्मक आवेश होगा बच्चे, जैसे जैसे F निगेटिव, Cl निगेटिव, Br निगेटिव। SCN निगेटिव, Cn निगेटिव, मतलब निगेटिव वाले जो होंगे वो ही आपके न्यूक्लियोफिलिक, यानी न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिवली चार्ज जो होता है उसकी तरफ क्या होते हैं सर? आकर्षित होते हैं बच्चे। ठीक है, ओके सर, ये तो हुई बात हमारी कंपाउंड्स के विषय में। अब हम लोग बात करते हैं अपने इफेक्ट। हमारी केमिस्ट्री के अंदर कुछ 3 4 5 इफेक्ट हैं बच्चे,
उन इफेक्ट्स के विषय में आपको जानना है और आपका फिर ये यूनिट जो है फिर ये हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, बस फिर ये जो इफेक्ट आप यहाँ पढ़ोगे ये इफेक्ट आगे आपको देखने को मिलेंगे। देखो भाई, इफेक्ट इन कोवलेंट कंपाउंड। इफेक्ट इन कोवलेंट कंपाउंड। देखिए मेरे भाई, पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं सही बच्चों को, ताकि अभी जो मैं आपको आगे समझाऊं तो उसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो कि हम लोग पढ़ ही क्या रहे हैं। इफेक्ट का मतलब केवल इतना सा है, कोई भी आपके पास में कोई कोवलेंट कंपाउंड होगा, उस कोवलेंट कंपाउंड के अंदर, कोवलेंट कंपाउंड के ऊपर बाहर से कोई दूसरा केमिकल आकर के अटैक करता है, यानी उसके साथ आकर के जुड़ जाता है, तो चार्ज आ जाते हैं, दैट्स इट। चार्ज आ जाते हैं, दैट्स इट। वही इफेक्ट होते हैं कोवलेंट कंपाउंड में। अभी जो चार्ज आया है वो चार्ज कैसा आया है, किन परिस्थितियों में आया है, किसके जुड़ने से आया है, इनके आधार पे इनके टाइप होती हैं, अलग अलग नाम हम लोग लिख देते हैं। तो इफेक्ट का मतलब बस चार्ज क्रिएट होना, इतना ध्यान रखना। कुछ भी जहां समझ में ना आए तो बात को फोकस करना इस बात पे कि हाँ बस चार्ज का क्रिएट होना है। अब परिस्थिति के हिसाब से कैसे चार्ज क्रिएट हो उसके आधार पे इनके अलग अलग इफेक्ट के नाम होते हैं। जैसे पहला होता है अगर आप इफेक्ट की बात करोगे बच्चे तो एक होता, अच्छा मैंने क्या कहा, चार्ज क्रिएट होगा। चार्ज क्रिएट कैसे होता है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से डिस्प्लेस करता है। जैसे अभी तो आपने देखा था कि भी कोवलेंट बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है वो या तो उधर खिसक जाता है या इधर खिसक जाता है, तभी तो चार्ज क्रिएट होता है। तो यहाँ पर जो इफेक्ट आपको बताऊंगा ना, वो इफेक्ट का मतलब यही होता है इलेक्ट्रॉन के खिसकने से। पहला है बच्चे आपका, पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट यानी सर इंडक्टिव प्रभाव। पहली बात तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है। क्वेश्चन इन्हीं बातों में से आएंगे जो आपके सामने अभी मैं लिख रहा हूं। ये किसी भी कंपाउंड के अंदर आता है तो एक परमानेंट इफेक्ट है, मतलब एक बार आ गया तो फिर बना रहता है, स्थायी प्रभाव है। और इसके अंदर क्या होता है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना उनका डिस्प्लेसमेंट होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है। यानी कि सर जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन जब विस्थापित होते हैं, जब डिस्प्लेस होते हैं, तब ये इफेक्ट मेरे भाई होता है आपका। अब सिग्मा बॉन्ड तो कहाँ होता है, सिग्मा बॉन्ड तो तब होता है सर जब सैचुरेटेड कार्बन की चेन हो, सैचुरेटेड कार्बन की चेन हो, संतृप्त कार्बन की चेन हो। संतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड तो वहीं पर होता है ना। तो जहां पे सिंगल बॉन्ड हो सर वहां पे ये इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और अब ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा तो भाई आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या होता है, पोलराइजेशन उत्पन्न हो जाती है, यानी ध्रुवण उत्पन्न हो जाता है। ध्रुवण का मतलब है चार्ज आ जाते हैं, दैट्स इट। ये बात है, ये बात याद रखो, यही इंडक्टिव इफेक्ट है। कैसे, मैं एक बार एग्जाम्पल के लिए आपको समझा देता हूं, बस एग्जाम्पल का बट रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल मैं समझाता हूं दो प्रकार से आपको। भाई ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, इसको मान लो मैंने आई इफेक्ट बोल दिया शॉर्ट में। ये दो प्रकार का होता है, एक प्लस आई इफेक्ट होता है
और एक बच्चे माइनस आई इफेक्ट होता है। दो प्रकार का बच्चे ये आपका होता है सर, प्लस आई इफेक्ट और मेरे भाई माइनस आई इफेक्ट। दो प्रकार का इफेक्ट आपको ये देखने को मिलेगा। प्लस आई इफेक्ट कब होता है? जब कार्बन चेन के एंड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े। कार्बन चेन के एंड में ईडीजी जुड़े। ईडीजी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े, यानी ऐसा कोई केमिकल आकर के कार्बन चेन के साथ जुड़ जाए जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता हो, तो आपका फिर आएगा प्लस आई इफेक्ट। मतलब कैसे सर? जैसे आपके पास में मान लो 4 कार्बन है, 1 2 3, ये 4 कार्बन की श्रृंखला है। इसके साथ एक ऐसा केमिकल आकर के जुड़ गया जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डोनेट किया, कार्बन ने लिया तो निगेटिव आएगा, पार्शियली निगेटिव। इससे अगले पे भी निगेटिव, लेकिन थोड़ा कम निगेटिव, अगले पे निगेटिव, थोड़ा और कम निगेटिव होता है। इसलिए हम 3 बार ये सिंबल लिख देते हैं। करली जो सिंबल है ना, ये हम लगाते हैं पार्शियल चार्ज के लिए। तो इसने एक्चुअली क्या होता है कि जब ये चार्ज आते हैं ना, जैसे जैसे कार्बन में आगे जाते जाओगे, देखो इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ किए, इसने थोड़े से और आगे खिसकाए, इसने थोड़े से और आगे खिसकाए, लेकिन उतना प्रभाव नहीं होता पीछे जितना आगे होता है। कहने की बात बस ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आगे ग्रुप आगे जुड़ा, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो इधर पॉजिटिव चार्ज इधर निगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ये जो चार्ज क्रिएट हुआ, ये जो चार्ज का सेपरेशन उत्पन्न हुआ, ये जो चार्ज का अंतर उत्पन्न हुआ, इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम प्लस आई इफेक्ट। और ये ध्यान रखना, ये ज्यादातर 3 कार्बन तक शो होता है। किसी भी कंपाउंड के अंदर ये जो चार्ज का सेपरेशन है ना, 3 कार्बन तक शो होता है, उसके आगे नहीं होता है। नेगेटिव आई इफेक्ट में क्या होता है? कार्बन चेन के एंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने वाला अगर समूह आके जुड़ जाए, जैसे यही कार्बन की चेन है बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा अपनी तरफ, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर डबल पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव, मतलब धीरे धीरे चार्ज कम होता जाएगा उधर। तो ये चार्ज का सेपरेशन उत्पन्न होगा ना एक कंपाउंड के अंदर, एक कंपाउंड में 2 प्रकार के चार्ज क्रिएट हो गए, इसी को कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए, समझ में आ गई बात। फिर बच्चे एक होता है ऐसा ही इफेक्ट जिसको आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के नाम से हम लोग उसको जानते हैं बच्चे। अब इलेक्ट्रोमेरिक इसमें इफेक्ट में क्या होता है? इसमें मेरे भाई, इसमें ये भी आपका टेम्पररी इफेक्ट है। टेम्पररी इफेक्ट है सबसे पहली बात। एक तो टेम्पररी इफेक्ट है, अस्थाई, अस्थाई प्रभाव है। एक तो परमानेंट नहीं है, स्टेबल नहीं रहेगा। दूसरी बात है टेम्पररी इफेक्ट के अलावा इसके बारे में एक और जो चीज है कि भाई ये जो है आपका किसी बाहरी एजेंट के अटैक के बाद आता है। ये भी बाहर से कोई एजेंट अटैक करता है तो उसके बाद ही उत्पन्न होता है, उसके बाद ही आता है। अंतर क्या है पिछले वाले में इसमें? वो आपका सिंगल बॉन्ड वाले केमिकल में था, ये आपका मल्टीपल बॉन्ड वाले केमिकल में होगा, मल्टीपल बॉन्ड केमिकल्स में होगा, यानी ज्यादा बंध वाले यौगिकों में होगा बच्चे। जहां एक से ज्यादा प्रकार के बॉन्ड बनते हैं ना, वहां पर ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा सर। ठीक है, कोई भी रिएजेंट वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग हम सब यूज करते हैं, यहाँ पे कोई भी एजेंट आ जाए उससे हो सकता है। ये भी 2 प्रकार का होता है बच्चे।
प्लस ई और माइनस ई, दो प्रकार का होता है। जैसे आपके पास में ये डबल बॉन्ड वाला ये है, अब इसके साथ आकर के बच्चे बाहर से अटैक किया किसने, H पॉजिटिव ने। H पॉजिटिव क्या करेगा, H पॉजिटिव हमेशा खाली होता है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से निकालेगा। 2 इलेक्ट्रॉन बच्चे इसने यहां से निकाले, तो कार्बन जो है ना, कार्बन के ऊपर देखो एक्चुअली में क्या होता है, शुरुआत कहां से होती है इस इफेक्ट की। सबसे पहले तो ये जैसे ही इसने अटैक किया, अटैक करते ही साथ इस कार्बन ने इससे क्या किया, इन दोनों के बीच बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, ये इसने ले लिए, तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर निगेटिव। इसके अटैक करने के बाद क्या हुआ, इसने अटैक किया हाइड्रोजन ने कार्बन के ऊपर, और कार्बन को कहा भाई पॉजिटिव चार्ज मतलब मैं तो खाली पड़ा हूं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो प्लीज। तो इसने क्या कहा, पिछले से खींच लिए और इसको देने के लिए, इसको जोड़ने के लिए इसको दे दिए, है ना। तो मेरे भाई यहाँ पर इससे खींचे गए हैं, तो इस पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, तो ये जो चार्ज आ गया ना, ये चार्ज ये टेम्पररी होता है, ये जो चार्ज होता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव ई इफेक्ट। मतलब इस चार्ज का आना पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट होता है। और अगर इसकी बजाय मेरे भाई कुछ ऐसा होता, नेगेटिव ई कैसे होगा, फिर से ये मान लो सी डबल बॉन्ड सी है, अब की बार किसी ऐसी चीज ने अटैक किया जिसके पास में पहले ही इलेक्ट्रॉन बहुत थे मेरे भाई, जिसके पास में पहले ही इलेक्ट्रॉन बहुत थे। मान लीजिए जैसे आपके पास में है Cn निगेटिव ने अटैक किया यहाँ पे, तो इसके पास में क्या हुआ, Cn निगेटिव ने इसको बोला कि भाई बहुत इलेक्ट्रॉन है, तू मुझे जोड़ ले, बस बहुत है। अब ये क्या करेगा, बहुत हैं, तो इस कार्बन ने क्या किया, अच्छा ये यहाँ पर आप ऐसा मान लो, यहाँ पे C के साथ में एक दूसरा केमिकल जोड़ो O, ये जोड़ लो। हुआ क्या, पहले इसको भूल जाओ एक बार के लिए, नहीं तो उलझ जाओगे। मान लो जैसे एक Cn निगेटिव ने आकर के अटैक किया, अटैक करते ही साथ मेरे भाई इसने क्या किया, अटैक किया Cn निगेटिव ने, और इसने इस कार्बन को कहा भाई कोई दिक्कत नहीं, अपने पास बहुत है, तो अपने इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन को आवश्यकता तो दे दे। वो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन ने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन खींचे तो इस पे निगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव है, मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो Cn निगेटिव आके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये इफेक्ट जो आ गया ना, चार्ज का सेपरेशन आ गया, ये होता आपका निगेटिव। तो इफेक्ट कुछ भी नहीं है, बस इफेक्ट के बारे में ये बातें याद रखनी है जो आपके सामने लिखी है, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। सर ध्यान रखना, जितना समझा रहा हूं उतने तक मस्तिष्क को सीमित रखना, क्योंकि इनका कोई फाइनल स्टेज नहीं है। जैसे ही किसी भी चीज के अंदर और गहरे में जाओगे तो एक्सेप्शन शुरू हो जाते हैं। अब वो हर एग्जाम का अपना दायरा होता है मेरे भाई, कि कौन सा एग्जाम वाला एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है। फिर हमारे पास में एक होता है बच्चे तीसरा इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनाद प्रभाव। रेजोनेंस हाइब्रिड पहले भी पढ़ चुके हो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर पहले भी पढ़ चुके हो, ये सारी चीजें आप लोग जान चुके हो, अभी उसको इफेक्ट के रूप में पढ़ोगे। ये भी बच्चे आपका देखो 2 बातें याद रखना। रेजोनेंस इफेक्ट पहली बात परमानेंट इफेक्ट है, एक प्रकार का बच्चे स्थायी प्रभाव है, और ये आपका इसमें होता क्या है, डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन मतलब ये इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है बच्चे, डीलोकेलाइजेशन या इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है। कैसे होगा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, देखो मेरे भाई, सामान्य केस में मैं आपको एग्जांपल से ही बता देता हूं। जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन के अंदर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, सिंगल मतलब सिग्मा, डबल मतलब पाई, सिंगल मतलब सिग्मा, पाई मतलब सिग्मा, ये ऐसे होता है। डबल बॉन्ड जहां पे होता है पाई बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे सिग्मा बॉन्ड होता है।
अब इसमें क्या होने वाला है मेरे भाई, बेंजीन ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, कई बार क्या होता है बेंजीन में डीलोकेलाइजेशन, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से डिस्प्लेस होके यहां आ जाते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाते हैं। तो फिर यही बेंजीन आपका ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग कि डबल बॉन्ड यहां से यहां चला गया ना, यहां से यहां चला गया, यहां से यहां चला गया, तो हम बेंजीन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो बेंजीन के अंदर कई स्ट्रक्चर होती हैं, ऐसे भी हो सकता है बेंजीन, ऐसा भी, इसीलिए हम बेंजीन को सामान्यतः फाइनली ऐसे लिख देते हैं, ऐसे गोल चक्कर लगा के। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन वाला जो इफेक्ट है ना, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब यही होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहे हैं, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता आपका रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये तभी पॉसिबल होता है बच्चे जहाँ पे सिग्मा पाई पाई सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन हो, मतलब ये तभी होगा जब पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हो। तो रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट, सभी इलेक्ट्रॉन अपने से अगले पे चले जाएं। तो ये जो इफेक्ट उत्पन्न होता है ना किसी कंपाउंड के अंदर, रेजोनेंस इफेक्ट कहलाता है। ओके सर। किसी बच्चे को कोई चीज ऐसी लग रही हो यार पता नहीं क्या ही चल रहा है, लग सकती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जब तक सारी चीज़ों को ध्यान से नहीं देखोगे, या कई बार क्या होता है कि आप एक चीज़ यहाँ पे पढ़ते हो ना, इसी चीज़ का यूज आएगा अगले यूनिट में, तो हो सकता है कि तब आपको और बेहतर पता लगे कि हाँ यार इसका ये एप्लीकेशन था यहाँ। लेकिन आप उतना सीखना, जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ उतनी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, उससे आगे की चीज़ें हो सकता है कि अगले यूनिट में आपके आए। बहुत सारे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम 4 से 6 यूनिट पढ़ोगे जो आपस में सारे रिलेटेड हैं। तो यहाँ आप बेसिक बात सीख रहे हो उन सारी चीज़ों की, इनको यूटिलाइज करोगे अगले यूनिटों के अंदर। तो इसीलिए आपका कर्तव्य बनता है कि बहुत ज़्यादा ना सोच करके एक बार के लिए उतना क्लियर कर लो दिमाग में जितनी बातें आपके सामने लिखी हैं कि भाई रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होना, दैट्स इट, इलेक्ट्रॉन का आगे आगे बढ़ते जाना। ओके सर। फिर एक होता है मेरे भाई मीजोमेरिक, जो देखो रेजोनेंस इफेक्ट जो मैंने अभी आपको बताया ना, इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, याद रखना। रेजोनेंस इफेक्ट जो मैंने अभी आपको बताया इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। और ये रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, प्लस आर और माइनस आर, 2 प्रकार का हो सकता है मेरे भाई। अभी अभी आपने कहा कि सर इलेक्ट्रॉन्स हमारे डीलोकेलाइज हो रहे हैं, अपने से अगले पे, अपने से अगले पे, अपने से अगले पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, कब जाएंगे? ये तब जाएंगे जब इनके साथ में कोई ना कोई दूसरा बाहर से केमिकल आकर के जुड़ेगा। अगर हमारे सिस्टम के साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो, मान लो जैसे ये है आपका बेंजीन, और इसके साथ मेरे भाई मान लो यहां पे कोई ऐसा केमिकल जुड़ जाए जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता हो। इलेक्ट्रॉन को डोनेट वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है ना। कोई भी हो सकता है, जैसे OH ग्रुप है, जैसे OH ग्रुप है, आपको मैं OH खोल के बताऊं तो ऑक्सीजन के बाहरी सेल में कितने होते हैं? 6। H में कितने होते हैं? 1, है ना। तो इनका तो बॉन्ड बन गया ये वाला। अब ये देखो ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा फालतू में बचा हुआ है ना, फालतू में बचा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। तो मेरे भाई इसके पास में एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे केमिकल हो सकते हैं, पूरी केमिस्ट्री में सीखोगे, एकदम से नहीं सीखोगे सारे एग्जांपल्स, पढ़ते 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 सीखोगे। तो ये ऐसा कोई ग्रुप जुड़ जाए जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं डोनेट करने के लिए, तो वो क्या करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन पहले डोनेट करेगा, यहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर यहाँ वाले आगे जाएंगे, यहाँ वाले और आगे जाएंगे, यहाँ वाले आगे जाएंगे, यहाँ वाले आगे, तब ये इफेक्ट क्रिएट होगा, तब ये इफेक्ट क्रिएट होगा मेरे भाई। तो अगर OH आया तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स आपके आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे मेरे भाई, जाते जाते, और जो ये OH है सबसे पहले इसने अपने, मान लो ये EDG था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई भी है, इसने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है। तो फिर इसी के कारण हम इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आर इफेक्ट बोला जाता है। और फिर दूसरी बात बच्चे, निगेटिव आर। निगेटिव आर का मतलब है कि अगर मान लो हमारे केमिकल के साथ में
हमारे केमिकल के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो और जो निकालना चाहता, तो ये निकालेगा यहाँ से, सबसे पहले निगेटिव चार्ज आएगा, इसने यहाँ से यहाँ निकाले, फिर आपके ये डिस्प्लेसमेंट शुरू हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट शुरू हो गया। और इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट को ही तो हमने रेजोनेंस इफेक्ट कहा था। तो ऐसा हो सकता है मेरे भाई, दो प्रकार का देखने को आपको मिल सकता है ये, ठीक है, ऐसा इफेक्ट होता है भाई। फिर इसके बाद में एक ऐसी चीज आपको बताता हूं जहां से 100% क्वेश्चन आना है पेपर में, और पूरी यूनिट में यही सबसे ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसको हम बोलते हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिकता। आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ा है छोटी कक्षाओं में कि भी जो हाइड्रोकार्बन होते, अभी भी पढ़ोगे, अभी हाइड्रोकार्बन शुरू होगा ना वहां पे पढ़ोगे। हमने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक एलिफेटिक, एक एरोमेटिक, एक एलिफेटिक, एक एरोमेटिक। हमारी केमिस्ट्री में एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, यहां पर हमें उसको डिस्कस करना है। एरोमेटिसिटी का मतलब कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, उसको डिसाइड करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, ये होता है एरोमेटिसिटी। अच्छा, ये एरोमेटिसिटी 3 प्रकार की होती है। कोई भी कंपाउंड या तो कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। दूसरा, कोई भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो सकता है। तीसरा मेरे भाई, कोई भी कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। 3 प्रकार के प्यारे बच्चे कंपाउंड्स आप सभी के सामने होते हैं, आपको देखने को मिलते हैं। या तो एरोमेटिक होगा, या एंटी एरोमेटिक होगा, या नॉन एरोमेटिक। अब इनकी कंडीशंस आपको याद रखनी है। हैक्कल ने दिए थे रूल, ये इनको डिसाइड करने के लिए एक नाम था व्यक्ति का, हैक्कल्स रूल। हैक्कल्स ने ये रूल दिए थे भाई, एरोमेटिक कोई कंपाउंड है या नहीं, इसको पता करना हो तो हैक्कल के रूल। हैक्कल ने क्या रूल दिए थे, पहला कि भाई, पहला तो वो कंपाउंड जो है ना, वो आपका बच्चे साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक होना चाहिए, वो कंपाउंड आपका चक्रीय होना चाहिए। चक्रीय का मतलब होता है क्लोज्ड रिंग हो, चक्रीय का मतलब होता है क्लोज रिंग हो, वो हमारा साइक्लिक होता है, बंद कार्बन की चेन हो। एरोमेटिक होने के लिए पहली बात तो साइक्लिक, दूसरी बात है बच्चे कंजुगेशन, कंजुगेशन होना चाहिए, संयुग्मन होना चाहिए। अब सर ये कंजुगेशन का मीनिंग क्या है, अभी आपने पढ़ा था ना, अभी आपने कंजुगेशन का मतलब होता है एक सीरीज होती है अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड की। अभी पीछे आपने पढ़ा था ना कि ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल, डबल सिंगल, ये बोलते कंजुगेशन। दूसरी बात है कि सर कंजुगेशन स्ट्रक्चर होनी चाहिए। तीसरी बात है कि वो कंपाउंड जिसको आप लोग चेक कर रहे हो ना, वो प्लेनर होना चाहिए। वो कंपाउंड मेरे भाई प्लेनर होना चाहिए, यानी समतल होना चाहिए। समतल का मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो आपने कोई हाइड्रोकार्बन ले रखा, उसमें हाइड्रोजन इस दिशा में जुड़ा है, कार्बन इधर जुड़ा है, नाइट्रोजन उधर जुड़ा है, ऐसे नहीं। सारे के सारे एक ही प्लेन में होने चाहिए, एक ही प्लेन में जुड़े होने चाहिए, एक ही डायमेंशन में होने चाहिए। ये भी कंडीशन होती है, एरोमेटिक होने चाहिए। और जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या 4n+2 होनी चाहिए। 4n+2 इतने सारे पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके पास में, तब क्या होगा वो उसको बोलेंगे एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, सॉरी एंटी एरोमेटिक कौन होता है, साइक्लिक हो, कंजुगेशन भी हो, प्लेनर भी हो, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n होनी चाहिए। अभी इस एग्जाम्पल से बताऊंगा, अभी रूल बता रहा हूं। और नॉन एरोमेटिक किसको कहते हैं मेरे भाई, नॉन एरोमेटिक का मतलब होता है कि वो ना तो एरोमेटिक हो और ना ही एंटी एरोमेटिक हो, मतलब इनमें से कोई भी चीज ना हो, ना तो एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक हो, तो बोलते हैं नॉन एरोमेटिक उसको कहा जाता है।
ठीक है, ओके सर। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है। तो भाई स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होती है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये तीनों स्टेबिलिटी याद रखना भाई। अपने आप में स्थायी केमिकल कौन सा है जो अपने आप में लंबे समय तक टिका रह सकता है। अभी हम आते हैं इस चीज के एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने पे, एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने पे। देखो ये देखो जरा आप, हमें देखना है कि भाई ये बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं। पहली स्ट्रक्चर साइक्लिक होना चाहिए, मतलब क्लोज चेन, क्लोज चेन तो है सर। दूसरी बात फिर कंजुगेशन, मतलब अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो सिंगल डबल है सर, ये भी बात सही है। प्लेनर, बेंजीन के सारे एटम्स एक ही प्लेन में जुड़े होते हैं, है सर। इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे 2 2 4 2 6 हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई मतलब डबल बॉन्ड वाले, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब 6 पाई मतलब एक बेंजीन है, तो 4 इंटू एन की वैल्यू 1, 4n+2, 4 एकम 4 2 6, इस फॉर्मूले में फिट बैठ रहे हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन फॉर्मूले में फिट बैठ रहे हैं, तो ये क्या है सर आपका एरोमेटिक है, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा ये देखते हैं, ये देखो ये इन तीनों में से कौन सा है। देखो पहली बात तो क्लोज स्ट्रक्चर साइक्लिक है, साइक्लिक के बाद में कंजुगेशन डबल सिंगल है सर। तीसरी बात प्लेनर, एक ही प्लेन में दिख रहा है हमें। चौथी बात अपने पास क्या होती है, चौथी बात है कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो 4n+2 है तो ये एरोमेटिक है, 4n है तो एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ देखो 2 2 4, एक स्ट्रक्चर है तो 4 गुना में 1 है ना, और प्लस में 2, 4 एकम 4 2 6, 6 तो नहीं है इसमें, 4 ही है। मतलब कौन से फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है ये, मतलब ये मेरे भाई की फॉर्मूले में कौन से फिट बैठ रहा है ये। तो ये फॉर्मूले फिट बैठ रहा है सर 4n में, क्योंकि 4n का मतलब एक ही स्ट्रक्चर है, 4 एकम 4, 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए पाई वाले। तो देख लो इसमें 2 और 2 4, 4 ही हैं। तो 4n वाले फॉर्मूले में अगर इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या फिट बैठे तो हम बोल सकते हैं क्या है ये आपका एंटी एरोमेटिक है सर, याद रखिएगा। ऐसे हम लोग इनको पता करते हैं मेरे भाई, जज करते हैं। समझ में आ गई ना बात, ओके सर। तो ये चीजें हैं आपकी। कंजुगेशन मैंने बताया, अगली यूनिट जब पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन तो वहां पर मैं आपको कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, कंजुगेशन और हाइपर कंजुगेशन ये दोबारा से भी आएंगे आपके, ये अगली यूनिट के साथ में हम लोग पढ़ने को मिलेंगे। हालांकि कोई गहरे कंसेप्ट नहीं है, बस इनसे रिलेट करके एक बार एक एक बातें एक्स्ट्रा में बढ़ानी है। तो यहाँ लेकिन आपको इतना समझ में आ गया कि आपके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो बच्चे ये यूनिट आपकी कंप्लीट होती है, जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जर्नल्स यानी बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी थी। अब अगली यूनिट हम लोग शुरू करेंगे हाइड्रोकार्बन। तो इनको कर लीजिएगा। कोई चीज़ देखो कई बार ऐसा होता है कि कोई कंसेप्ट हमारे रेंज से बाहर होता है, हमें समझ में नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि हमें केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही। जो आपको समझ में नहीं आता एक लिस्ट बना लो, अलग से लिस्ट में नोट करके रखो कि मुझे ये कंसेप्ट नहीं पल्ले पड़ रहा, सर ने समझा लिया नहीं पल्ले पड़ रहा है। उस टॉपिक को फिर इंटरनेट पे जाकर के थोड़ी मेहनत करो, यूट्यूब के ऊपर 10 लोगों के अलग अलग विचार देखो उसी कंसेप्ट के ऊपर। टाइम लगेगा लेकिन तरीका यही है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते अरे सर हमने तो फीस आपको दी है सर, मुझे नहीं पता कैसे आएगा बताओ, क्योंकि मेरे बताने सिर्फ एक डायमेंशन से कई बार ऐसा होता है कि दिमाग में कोई ऐसा पॉइंट हिट होता है, जो पॉइंट हिट कई बार हो सकता है मेरी बातों से ना हो रहा हो, तो उसके लिए तरीका हमें करना है, क्योंकि नुकसान और फायदा हमारा होने वाला है, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें हो रही है। समझ गए बात को, तो अपनी जिम्मेदारी लो और जहां फंसते हो उसको सेपरेट करके लिख लो कि मैं यहाँ फंसा हूँ, पूरी केमिस्ट्री में नहीं फंस रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक। और हमेशा हर सब्जेक्ट में कुछ ही स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं जहाँ पे हर व्यक्ति फंसता है। नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं, जहाँ फंसते वहीं से बोलते केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही।
तो ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। जहाँ जहाँ फंसो अलग से नोट करके रखो, उन पे काम करो, थोड़ा सा उनको बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि स्कूल कॉलेज में हम बहुत गंदे तरीके से पढ़ के आए, हमें भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक तो कॉलेज का भी ऐसे ही हालात होते थे और हमारे भी नहीं पता होता था कि काम क्या आने वाली चीज़ें। तो उन चीज़ों को सुधारने के लिए कभी ना कभी तो प्रयास करना पड़ेगा, तो आज कर लो थोड़ा। फिर भी दिक्कत आती तो हम तो बैठे हैं आप सभी के पास में, हमसे शेयर करें। ठीक है बच्चे, तो आज यहाँ तक करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद भाई।